परीक्षापयोगी संभावित प्रश्नों की भविष्यवाणी की इस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आइएगा हम एक एक करके आज की उन भविष्यवाणी रूपी प्रश्नों को देखते हैं जो किसी भी सूरत में आपको किसी भी प्रकार से परीक्षा हॉल में देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा, पहली जो भविष्यवाणी है वो प्रागैतिहासिक संस्कृति से संबंधित है। 1778 ईस्वी में एक पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को औजार बनाने वाला प्राणी बोला है। अब ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो प्रागैतिहासिक मानव या पाषाण कालीन जो मानव था, जिसको आप आदिम मानव भी कहते हैं, उसने प्रकृति के संघर्षों के साथ जीवित रहने का अपना जो अनुकूलन या प्रयास किया, उसमें पत्थर के उपकरणों की सबसे बड़ी भूमिका थी। यानी कि मनुष्य ने नदियों के किनारे पर जो बोल्डर और कॉन्ग्लोमरेट नामक जो रॉ मटेरियल पाया जाता था, उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रस्तर उपकरणों का निर्माण किया, जैसे हथौड़ा है, हैंड एक्स है, क्लीवर है, आप टॉपेज कह सकते हैं, ल्यूनेट कह सकते हैं, ब्लेड कह सकते हैं, फ्लैग कह सकते हैं। कई प्रकार के प्रस्तर, चॉपर, चॉपिंग, कई प्रकार के प्रस्तर उपकरणों का निर्माण किया और लगभग 5 से लेकर 6 लाख ईसा पूर्व के दौर से आरंभ होकर इवन आज भी मनुष्य प्रस्तर के उपकरणों को काम में लेता है। आज भी हम अपने घरों में सिलबट्टे वगैरह देखते ही हैं, लेकिन पाषाण काल में तो उसका संपूर्ण जीवन सिर्फ और सिर्फ स्टोन टूल्स पर ही टिका हुआ था। इसलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसको औजार बनाने वाला प्राणी बोला। अब यहां पर मैं एक बात और क्लियर कर दूं, जिस पत्थर का सबसे पहले प्रयोग किया गया था पत्थर के उपकरण बनाने में कच्चे माल के रूप में, वो पत्थर था, याद रखिएगा, क्वार्ट्जाइट। याद रखना, क्वार्ट्जाइट जो होता है वो एक चमकीला पत्थर होता है। इसीलिए ये बात भी आप लोगों को समझने वाली बात है। क्वार्ट्जाइट पत्थर को काम में लेने की वजह से ही प्रागैतिहासिक मानव को क्वार्ट्जाइट मैन या चमकीले पत्थर का मानव भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? दूसरी भविष्यवाणी देखिएगा जो आपको प्रश्न के रूप में देखने को मिल सकती है। भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक अर्थात द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, जिसने पुरातत्व विज्ञान को इतिहास की एक वैज्ञानिक शाखा, आनुषंगिक शाखा के रूप में स्थापित करने की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जो भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक भी रहे हैं, वो थे सर अलेक्जेंडर कनिंगम, नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इसी संदर्भ में मैं आपको एक तथ्य और बता दूं, राजस्थान में पुरातत्व का जनक, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, राजस्थान में पुरातत्व का जनक सीएल कार्लाइल साहब को बोला गया है। क्लियर है? सोहन नदी घाटी की प्रागैतिहासिक संस्कृति का जनक या पितामह डीएन वाडिया साहब को बोला गया। आइए इसे हम थोड़ा डिकोड करने का प्रयास करते हैं, इस भविष्यवाणी को, जो किसी भी रूप में प्रश्न के रूप में आपको देखने को मिल सकती है। असल में डॉक्टर डीएन वाडिया साहब ने 1928 ईस्वी में वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो सोहन नदी घाटी है, वहां से भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले मानव की गतिविधियों के पत्थर के उपकरण वाली कुछ साक्ष्य प्राप्त किए थे। क्लियर? ये जो मानव गतिविधियों के साक्ष्य डीएन वाडिया साहब को प्राप्त हुए सोहन नदी घाटी से, वो लोअर पैलियोलिथिक से हमारा यहाँ पर क्या आशय है? लोअर पैलियोलिथिक से हमारा आशय है पूरा या निम्न पुरा पाषाण या पूर्व पुरा पाषाण काल का। इसलिए डॉक्टर डीएन वाडिया साहब को द फादर ऑफ सोहन वैली सिविलाइजेशन या द फादर ऑफ लोअर पैलियोलिथिक सिविलाइजेशन के नाम से भी पुकारा जाता है। क्लियर? एक और तथ्य को मैं भविष्यवाणी के रूप में डिकोड करता हूं। डॉक्टर वीएस वाकणकर साहब की भारतीय प्रागैतिहास में सबसे बड़ा जो योगदान है वो क्या है कि आपने भारतीय प्रागैतिहास के सबसे अमूल्य खजाने को प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के रूप में मध्य प्रदेश के भीमबेटका से खोजा। भीमबेटका was discovered by Dr. V.S. Wakankar and Bhimbetka is known as a prehistoric rock paintings, isn't it? That's why इसीलिए डॉक्टर वीएस वाकणकर साहब को आप द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स के नाम से भी जानते हैं। यानी कि डॉक्टर वीएस वाकणकर साहब को भारतीय प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के पितामह के रूप में भी जाना जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन तथ्यों की भविष्यवाणी को जो डिकोड किया है, ये आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। प्लीज आप वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। कमेंट भी करेंगे, हमें प्रोत्साहन मिलेगा इस तरह की चीजों को और मेहनत के साथ आपके लिए लाने का। एक और भविष्यवाणी को मैं डिकोड कर रहा हूं, ड्रेन ऑफ वेल्थ।
आधुनिक ब्रितानी शासन के अंतर्गत, जिसको आपने ड्रेन ऑफ वेल्थ का, पहली बात तो इसको समझना बेहद आवश्यक है कि धन के निष्कासन का मतलब क्या है, किन किन मदों में धन निकल रहा था और क्यों निकाला जा रहा था, इसके बारे में किन किन राष्ट्रवादी आर्थिक इतिहासकारों की, विद्वानों की क्या क्या राय है, वहां से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इन तमाम जानकारियों को हम अब डिकोड करने जा रहे हैं और डॉट टू डॉट मिलाएंगे ताकि बिल्कुल आपके सामने चीजें क्लियर होती चली जाएं। वीडियो छोटा होगा, जानकारियां बड़ी अमूल्य, बड़ी गहरी होंगी, काफी विस्तार वाली होंगी, याद रखिएगा इस बात को। असल में बहिर्गमन की यदि हम परिभाषा को देखें तो इसका मतलब होता है भारत से धन, संपत्ति एवं माल का निकलना, यानी कि इंग्लैंड को जाना, लेकिन बदले में भारत को किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक, वाणिज्यिक, व्यापारिक किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता था। इसका मतलब ये हुआ कि भारत से इंपोर्ट ज्यादा होता था और एक्सपोर्ट कम होता था, यानी कि भारत आयात की तुलना में अधिक निर्यात का होना। क्लियर है? इसका मतलब सिंपल सा क्या निकल रहा है कि भारतीय वस्तुएं बिक नहीं रही हैं बाहर जाकर। समझना इस बात को, यहां से धन संपदा को निकाला जा रहा है। क्लियर? और उसको काम में लिया जाएगा इंग्लैंड में, वहां जो वस्तुएं बनाई जाएंगी फिर उसे यहां लाके थोपा जाएगा, आपको खरीदना होगा, यानी कि आपका पैसा बाहर निकाल दिया गया और विदेशी वस्तुओं को मजबूर किया जा रहा है महंगी वस्तुओं को खरीदने के लिए। ये एक प्रकार का ड्रेन ऑफ वेल्थ था कि जो ब्रितानी शासक विभिन्न मदों के रूप में यहां से पैसा निकाल रहे हैं, बदले में उस पैसे का कोई लाभ, कोई गारंटी भारतीयों को प्राप्त नहीं हो रही है। इसी को मैं दूसरे रूप में परिभाषित करूं तो भारत ने ब्रिटिश शासन के समय भारतीय उत्पाद, जो भारतीय उत्पादित कर रहे हैं, जो वो तैयार कर रहे हैं या खेतों में उगा रहे हैं, का वो हिस्सा जो जनता के उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं था, लेकिन उसका प्रवाह कई कारणों से इंग्लैंड की ओर होता था और भारत को इसके बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ की संज्ञा दी गई है। धन के निष्कासन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का प्रतिपादक जो है वो दादा भाई नौरोजी हैं, जो कि प्रख्यात आर्थिक राष्ट्रवादी इतिहासकार और राष्ट्रवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें भारत की आशा, क्लियर, द ग्रैंड ओल्ड मैन, भारत का ग्लैडस्टोन, कई उपाधियों से भी जाना जाता है। तो धन के निष्कासन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हमारे सामने आते हैं वो हैं दादा भाई नौरोजी। इस बात को याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा था? अब देखिए, जरा जरा सी जो बातें होती हैं वो कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनाती है। चूंकि हम उनको पढ़ते वक्त ध्यान नहीं देते हैं, नहीं हमें ध्यान रखवाया जाता है, जब हम क्लासेज में शिक्षकों से पढ़ते हैं तो हम गलती कर बैठते हैं। जरा गौर से देखिएगा, दादा भाई नौरोजी का ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में क्या कहना था कि ब्रितानी शासन भारत से निकलने वाला खून का एक दरिया है। अब ये खून किसका है? भारतीयों की गाढ़ी कमाई का, भारतीयों की जीवन शक्ति का, जो चूस रहे हैं। इसीलिए तो कहा गया कि संपूर्ण ब्रिटिश शासन प्रणाली उस स्पंज के रूप में थी जो गंगा नदी के किनारे से हर अच्छी चीज को सोखकर इंग्लैंड में टेम्स नदी किनारे ले जाकर निचोड़ दिया करती थी, बदले में कुछ प्राप्त नहीं होता था। लेकिन आरसी दत्त का मतलब है रजनी पाम दत्त, याद रखिएगा, रजनी पाम दत्त, जिन्होंने इंडिया टुडे नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। याद रखना, बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है। आरसी दत्त ने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को नादिर शाह के आक्रमण द्वारा की गई लूट से भी अधिक घातक बतलाया है। नादिर शाह कौन था? जिसका सेनापति था अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह को दुर्रानी यानी कि युग का मोती भी कहा गया। ईरानी लुटेरा था जिसने लेटर मुगल पीरियड में मोहम्मद शाह रंगीला के काल में 1739 में दिल्ली को जी भर के लूटा था, कोहिनूर हीरा और तख्त ताउस, मयूर सिंहासन लूट कर ले गया था। तो आरसी दत्त ने तो धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को नादिर शाह के आक्रमण द्वारा की गई लूट से भी अधिक घातक बतलाया, जबकि दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन और उसके धन के निष्कासन को भारत से बहने वाला एक खून का दरिया बतलाया। दादा भाई नौरोजी पहले राष्ट्रवादी थे जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था, लेकिन प्रति व्यक्ति आय का राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन, दोबारा सुन लीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय का, ब्रिटिश काल में प्रति व्यक्ति आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था, लेकिन राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन डॉक्टर के.आर.वी. राव, याद रखिएगा, डॉक्टर के.आर.वी. राव साहब ने किया था, यानी कि डॉक्टर
आर.वी. राव ने राष्ट्रीय आय का, ब्रिटिश काल में राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक आकलन किया था, जबकि दादाभाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था। आप सोचिएगा, ये तथ्य भारतीय इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री से मैं तमाम खंडों से निकाल के लाऊंगा, बेहद सटीक होंगे, बिल्कुल निष्पक्ष होंगे, अचूक बाण के रूप में और भविष्य, संभावित भविष्यवाणी के रूप में आपकी तमाम जानकारी को डिकोड करके सरल व्याख्या के रूप में आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। आपके कोई शंका समाधान शेष नहीं बचेगी उसके पश्चात। और थोड़ा अपन और तथ्यों को देखते हैं। अब जब हम ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात कर रहे हैं तो 1901 ईस्वी में, याद रखिएगा, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1901 ईस्वी में, जो ब्रिटिश काल में जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो आगे जाकर स्वतंत्रता के बाद संसद के रूप में हमें स्थापित होती है, प्रतिनिधियों की एक सभा थी ब्रिटिश काल में, ये समझ लीजिएगा। बजट पर भाषण करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने सबसे पहले धन के निष्कासन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के ही मुंह पर उनकी बनाई हुई प्रतिनिधि सभा में जिस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को रखा, वो थे आदरणीय उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें मोहनदास करमचंद गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। क्लियर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने धन के बहिर्गमन को आधिकारिक तौर पर जिस अधिवेशन में स्वीकारा, वो था 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन वो प्रथम अधिवेशन था जिसमें वंदे मातरम का भी गायन किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है, यदि मनुष्यों में कहीं देवता है तो वो दादाभाई नौरोजी है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य। ये वो भविष्यवाणी, इसको मैं डिकोड कर रहा हूँ, परीक्षा में आपको मिल सकती है। पढ़ते रहिए, उतारते रहिए और एग्जाम के लिए अपने आप को बिल्कुल कस कर तैयार कर लीजिए, ट्रेंड सिपाही के, सोल्जर के रूप में। गोपाल कृष्ण गोखले ने बहुत स्पष्ट तौर पर दादाभाई नौरोजी के लिए बोला है, यदि मनुष्य में कहीं देवता है, किस रूप में प्रश्न आ सकता है, दादाभाई नौरोजी की देवता से तुलना किसने करी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने मनुष्यों में क्या कहकर उपमा करी दादाभाई नौरोजी की? कई प्रकार के रूप में प्रश्न आ सकता है। निम्न में से किस राष्ट्रवादी नेता की तुलना गोपाल कृष्ण गोखले ने देवता के रूप में करी? किसी भी रूप में। तथ्य समझ लीजिए। अब मैं दादाभाई नौरोजी की तमाम जो उपाधियां, प्रसिद्धियां हैं, जो आपको एक साथ कहीं देखने को नहीं मिलेगी, उन्हें क्लियरली डिकोड कर रहा हूं और भविष्यवाणी कर रहा हूं कि एक न एक परीक्षा, किसी न किसी, एक न एक तथ्य प्रश्न के रूप में किसी न किसी परीक्षा में आपको संभावित तौर पर देखने को मिलेगा। आइएगा, ग्रहण कर लीजिएगा। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध नेता भी दादाभाई नौरोजी को बोला जाता है। याद रखिएगा, दादाभाई नौरोजी को भारत का ग्लैड स्टोन भी कहा गया है। दादाभाई नौरोजी को फादर ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का पितामह भी कहा जाता है। कारण, इस स्वतंत्रता संघर्ष को जो आर्थिक धार, राजनीतिक आंदोलन को जो आर्थिक पैनापन दिया, आर्थिक विवेचना का, वो दादाभाई नौरोजी के द्वारा दिया गया। धन के निष्कासन का मूल बात यही तो थी कि भारतीयों की दरिद्रता का मूल कारण अंग्रेजी शासन द्वारा किया जाने वाला आर्थिक शोषण था। वो दादाभाई नौरोजी थे, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी कहा गया है। भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा गया है। सर एन चंद्रावरकर के द्वारा जो दादाभाई नौरोजी थे, इन्हें जोरोस्टर धर्म का पैगंबर का अवतार, जोरोस्टर धर्म के पैगंबर का अवतार, जो आप ईसाई, माफ करना, पारसी धर्म जो होता है, तो जोरोस्टर या जुरुस्त्रत धर्म के पैगंबर का अवतार भी कहा है सर एन चंद्रावरकर के द्वारा। जबकि दी प्रॉमिस ऑफ इंडिया, भारत की आशा या भारत का वायदा, सर एस्किन पैरी के द्वारा, याद रखिएगा, दादाभाई नौरोजी को बोला गया है। एवं लॉर्ड सेलिसबरी द्वारा दादाभाई नौरोजी को, याद रखिएगा, ब्लैक मैन के नाम से भी पुकारा गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन जानकारियों को मैंने संभावित प्रश्नों की भविष्यवाणी के रूप में डिकोड करने का प्रयास किया है, आपको बेहद अच्छा लगा होगा और आप पसंद करेंगे। प्लीज आपसे यही आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखने से पहले लाइक करिए, कमेंट करिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। अगले एपिसोड में मैं फिर कुछ संभावित प्रश्नों को डिकोड करके भविष्य की वाणी के रूप में आपके सामने स्थापित करूंगा। हैव अ गुड टाइम।